Hello everyone. Today we will be starting with crash course of ICSE क्लास 10। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कमिट किया था, आज हम लोग ICSE का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया है। आज दशहरा के दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो, यही मेरे प्रेयर्स रहेंगे। सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। ओके, लेट एवरीवन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ओके, सो आईसीएसई का क्रैश कोर्स फिजिक्स के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको ज्वाइन होना है आप हो सकते हो, वहाँ पे मैं कम्युनिकेट करते रहता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। ओके, सो कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे आज? पहला क्लास है यार, पहली क्लास है। कौन सा चैप्टर शुरू करना है? सेक्शन वाइज चलते हैं, लेट्स गो सेक्शन वाइज। तो चैप्टर 1 फोर्स के साथ शुरुआत होगी। ठीक है, विल स्टार्ट विद फोर्स। तो आज पहला लेक्चर है यार, हैशटैग लेक्चर 1। ठीक है, तो फोर्स के साथ अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं भाई फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। पहला प्रश्न मन में क्या आता है कि बच्चों फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। दूसरी बात जो इस लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे पास कितने प्रकार है फोर्सेस के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस डू वी हैव। ओके, अगर मैं ब्रीफली कहूँ तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे शब्द है उन्हीं से समझना है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब टच में आने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो। बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट एंड देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम, दैट विल बी टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिज्म की वजह से हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटी एक एग्जाम्पल है, ग्रेविटी हम पे हमेशा चलती रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अप्लाई होता है 24/7। इज इट, आर वी इन कॉन्टैक्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। अर्थ के आप किसी भी कोने में रहो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, राइट। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हो गए आपके फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फिर फोर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, ये सारी बातें। ठीक है, कोलिजन की वजह से हो सकता है, हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड हो रहे हैं तो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में गिना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं दैट व्हाट इज अ फोर्स। हाँ बच्चों, फोर्स होता क्या है, ये फोर्सवा क्या होता है समझते हैं पहले। ओके, सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या कर सकता है वो समझो पहले। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव आ सकता है पहले वो समझो। ठीक है, बाकी का नीचे का हिस्सा हम बाद में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स और ये अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। बस ये मिटा दूं, एक सेकेंड। चलो भाई, हो गया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अ फोर्स कैन डू, व्हाट इज फोर्स। उसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक फोर्स क्या कर सकता है। पहली चीज, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो एक प्लास्टिक का छोटा सा बॉटल है, प्लास्टिक का एक बॉटल है। ठीक है, बिस्लरी की बॉटल नहीं आती क्या आपकी, वो वाली बॉटल है। पानी पी लिया हमने, पानी पीने के बाद बॉटल के ऊपर लिखा रहता है कि क्रश करके फेंकना, लेकिन हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो एक्चुअली जो कैप होता है अंदर डाल के आपको क्रश करके फेंकना चाहिए, राइट। सो व्हेन यू क्रश दैट पर्टिकुलर बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल है, इजीली क्रश होगा, राइट। तो उसके डायमेंशन ही बदल जाते हैं, शेप एंड साइज बदल जाता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट फोर्स कैन डू इज चेंज द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। चेंज द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को, साइज को बदल सकता है, साइज एंड शेप बदल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप को फोर्स बदल सकता है। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दूसरी चीज क्या कर सकता है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ग्राउंड पे रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही। ओके,
ये ग्राउंड है। इनिशियली दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 मीटर पर सेकेंड हुई, है कि नहीं। मुझे कुछ काम नहीं था, मैंने आके इसको फोर्स लगाया, राइट। कितना, 100 न्यूटन का लगा दिया मान लो। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू होगा इस सरफेस के ऊपर, आगे मूव होना शुरू होगा, राइट। मान लो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस x के लिए ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव हुआ, ग्राउंड पे मूव हुआ, और कुछ फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की गेन की, और कुछ फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की गेन की। इन हाउ मच टाइम, से 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। तो पहली चीज, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट, इसको मिला क्या, मोशन मिला ना। फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को मोशन मिला, राइट। तो फोर्स दूसरा क्या काम कर सकता है, दूसरा काम ये कर सकता है, इट कैन सेट, अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, बराबर। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, या फिर इट कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, इट कैन ब्रिंग मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको रेस्ट पे भी ला सकता है, फोर्स दोनों काम कर सकता है। टोटल हो गए वैसे 3, लेकिन गिना जाएगा 2, ठीक है। एक तो शेप एंड साइज बदलना, दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसको मोशन में लाना, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाना। जैसे कार में हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ये चीजें जो है ये फोर्स कर सकता है। दीज ऑल थिंग्स फोर्स कैन डू। तो ब्रीफली, चेंज इन डायमेंशंस एंड चेंज इन मोशन, ठीक है। मोशन को बदला जा सकता है, अगर रेस्ट पे है तो मूव होना स्टार्ट होगा, अगर मूव हो रहा है तो रुक जाएगा। चलो ये बातें अच्छे से कवर हो गई। तो इसके बेसिस पे क्या मैं फोर्स का डेफिनेशन दे सकता हूँ आपको? यस। अच्छा, फोर्स अपने आप लगता है क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या फोर्स अपने आप लग सकता है, ऐसे ही मूड में आ गया चलो आज धक्का दे देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, नहीं ना। एक्सटर्नली क्रिएटेड होता है फोर्स, राइट। फोर्स इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फिजिकल कॉज। किसी ने धक्का मारा तभी फोर्स आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं। ओके। हॉरर मूवी तो है नहीं कि अपने आप चीजें उड़ने लग जाए, अपने आप चीजें हिलने लग जाए, बराबर। फिजिक्स है, फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रीफली बता सकते हैं कि फोर्स का डेफिनेशन कैसे होगा, डिपेंडिंग ऑन द टू पॉइंट्स विच वी कवर्ड। तो सबसे पहले, फोर्स इज द फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज दैट कैन चेंज the dimensions, that can change the dimensions of an object, or make an object move, or change its motion, or change the object's motion, बराबर। ये डेफिनेशन बनेगा। तो बताओ यार, क्या हमने डेफिनेशन बाय हार्ट किया यहाँ पे? नहीं, हमने पहले समझा फोर्स करता क्या है और फोर्स का कॉज क्या है। सो इट वाज अ कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड डेफिनेशन, है कि नहीं। सो डेफिनेशन हमने समझा है, इस वीडियो में हमने डेफिनेशन को समझा है, बाय हार्ट नहीं किया है। सो अगर ब्लाइंडली जो बच्चे बाय हार्ट करे डेफिनेशन को, उनको बता रहा हूँ कोई भी डेफिनेशन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। और चेंज द ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है। हर डेफिनेशन को आप समझ सकते हो ब्रेक करके। डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ब्रेक करो, अंडरस्टैंड करो, अपने आप सारे डेफिनेशन आपको याद रहेंगे। कोई डेफिनेशन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में था। चलो समझ लिया व्हाट इज फोर्स ब्रीफली, करेक्ट। अभी जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है हमारे पास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट वी हैव। स्क्रीन को साफ करना भी अलग मेहनत है भाई, स्क्रीन को साफ करना भी अलग मेहनत है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्लीन हो गया स्क्रीन, ओके। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कहे थे मैंने, 2 टाइप होंगे।
टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपके पास दो टाइप होंगे। पहला टाइप होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा टाइप होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमने एग्जांपल्स किसके किसके दिए थे, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमने एग्जांपल किसके दिए थे, एक था फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कहा था। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कब होता है, जब जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है, मान लो इट इज अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज एंड दे आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आप कैसे समझेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज विच आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स इज applied between two bodies which are physically in contact। ठीक है, अभी दूसरी बात नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो ये कब अप्लाई होगा भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या बोलोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कभी एग्जर्ट होता है जब फिजिकली द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इवन इन टच। विदाउट बीइंग इन टच अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दोनों बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कमाल है यार। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, force experienced by two bodies without being in touch, in physical touch, okay, और physical contact। बिना physical contact में रहे अगर हमारी दोनों बॉडीज जो है वो कोई किसी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है, बढ़िया, ब्रीफली ये हमने समझ लिया। चलो अभी एक एक टाइप को समझते हैं। यहाँ पे ब्रीफली हमने समझ लिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। नाउ टू टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स। तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल हमने दिया था फ्रिक्शनल फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या प्रकार है, एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग ब्रीफली देखेंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा विल बी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेंशन। अगर स्ट्रिंग है ना, अगर एक स्ट्रिंग है या रोप है, उसके अंदर हमेशा टेंशन होगा, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लो मैंने किसी चीज को लटकाया हुआ है, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से एक लंबा स्ट्रिंग है, नीचे एक मास लटकाया हुआ है उससे, तो स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, नीचे हमेशा mg एक्ट होगा, ये पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को आप खींचोगे तो हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स आपको मिलता है, बचपन में सीखा होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे ना, या तो कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा या फिर टेंसाइल फोर्स मिलेगा, लेकिन एक फोर्स मिलेगा दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट में मिलेगा हमेशा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। गॉट इट, स्क्रीन को जरा एडजस्ट करते हैं, मूव करते हैं। और अगला टाइप क्या लिखेंगे, कोलिजन वाला। कोलिजन तो बड़ा फेवरेट है, दो ऑब्जेक्ट्स को टकरा दो, राइट, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ओके फाइन, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पहले बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। ये जरा जूम आउट करते हैं तो स्पेस बनेगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी टाइप्स में बताऊंगा सारे, पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कवर कर लेते हैं हम लोग, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कम टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रिक्शनल फोर्स। पहले सबसे पहले विल टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मोस्टली ना एक प्रकार का ऑपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या कह सकते हो, एक प्रकार का ऑपोजिंग फोर्स कह सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड,
तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक टेबल है, मान लो आपके पास एक टेबल है, ठीक है। देख रहे हो कितने आर्टिस्टिक हूँ मैं, दिख रहा है ना मेरी आर्टिस्ट गिरी दिख रही होगी आपको, क्या बात है। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो चैनल पे, ओके। और ऐसे ड्राइंग्स बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये एक टेबल है, टेबल के सरफेस के ऊपर हमने कुछ रखा हुआ है। मान लो एक बुक रखी हुई है, ठीक है, एक बुक हमने रखी हुई है। मुझे ये बुक किसी और को देना है, मैं टेबल के एक एंड पे मैं खड़ा हूँ, दूसरे एंड पे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर जरा बुक पास करना, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है इधर तक, मेरा हाथ पहुंच रहा है, लेकिन मैं बुक कैसे पास करूं, मुझे, मैं हूँ लेजी थोड़ा, तो मुझे यहाँ से निकल के यहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, राइट। उसको बुक देने के लिए मैंने बोला ऐसे नहीं करेंगे, मैं तेरे को बुक का है ना स्लाइड करके भेजता हूँ आगे, स्लाइड द बुक अहेड, ओके। तो मैंने फोर्स लगा दिया, कैपिटल एफ, फोर्स लगा दिया, बुक तो आगे जा रही है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व क्या किया, जैसे बुक आगे आगे जा रही है ना, अपने आप बुक यहाँ पे आके ना रुक जाती है। मैंने फोर्स लगाया तो इन्फिनिटली चलते रहना चाहिए ना बुक को आगे, राइट। जब तक ये बुक उसके हाथ में नहीं आती तब तक पहुंचनी चाहिए, थोड़ी दूर आके रुक गई बुक। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। ऐसा क्यों है? बिकॉज सरफेस ऑफ द टेबल, surface of the table and book which are in contact, they are rough, they are rough. तो जिनको पता नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो सीखेंगे आगे। म्यू क्या है? म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आप आगे सीखोगे, अभी बस याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है? सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है। इसकी एक वैल्यू मिलेगी आपको, उसके बेसिस पे एफ निकाला जाएगा। स्मॉल एफ इज ऑलवेज रिटन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप इट्स क्लियर। तो ब्रीफली आपको पता चल गया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। इन नेचर फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिक्स समझने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता। चलो कोई बात नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा है, बुरा नहीं मानता, भले हम उसको कंसिडर नहीं करते। अगले फोर्स के बारे में सीखेंगे, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेट्स लर्न अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। चलो सफाई हो गई, स्क्रीन इज क्लीन, वी कैन गो अहेड विथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझना काफी जरूरी है, बिकॉज every time any object is contact with any surface there will always be normal reaction force, okay। मान लो कि एक सरफेस है, फिर से टेबल का सरफेस समझ लो, इस बार पाव नहीं बना रहा हूँ टेबल के, ठीक है, रफली बना देता हूँ, चलो बुरा मत मानो, रफली हम पाव भी बना देंगे टेबल के, ठीक है। लग रहा है ना अच्छा टेबल? यस, ये वाली ड्राइंग अच्छी है, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा? यहाँ पे एक क्यूब है, एक क्यूब रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। फोर्सेस कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? द क्यूब इज एट रेस्ट, क्यूब इज एट रेस्ट, क्यूब के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इट इज एट रेस्ट, ओके, मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे। फिर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? वर्टिकली नीचे mg एक्ट करेगा, वेट ऑफ द क्यूब, राइट, मास ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी, जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब आपने 9th में सीखा था, जरा याद करना इन बातों को, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द रीजन व्हाई mg इज बैलेंस्ड, n इज इक्वल टू mg होगा, गॉट इट, n इज इक्वल टू mg होगा। जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस्ड है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस ऑफ द टेबल, it is provided due to the surface of the table or the platform on which the cube has been placed। क्लियर है? ओके, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो हर कॉन्टैक्ट
हर कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा. ओके, समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इन फ्यू बुक्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. बोथ आर करेक्ट. किसी बुक में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी में एन से. ओके, एक बात बताओ, अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एब्सेंट होता तो क्या होता? क्या ये क्यूब टेबल पे रह पाता? नहीं. mg की वजह से नीचे चला जाता ना टेबल के सरफेस को तोड़ के. यस, mg इतना ज्यादा हो जाता कि mg की वजह से टेबल के सरफेस को तोड़ के नीचे चला जाता. राइट. सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है नेचर में. दैट इज द रीजन. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं फ्लोर पे भी रखता हूँ, वो फ्लोर ब्रेक करके नीचे थर्ड फ्लोर पे नहीं चला जाएगा. राइट. अगर मैंने फोर्थ फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, फोर्थ फ्लोर पे ही रहेगा. द रीजन है सरफेस क्या करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देता है इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, चलो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंशन इन द स्ट्रिंग. काफी इंटरेस्टिंग है टेंशन इन द स्ट्रिंग. लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल फॉर दिस. टेंशन इन द स्ट्रिंग हम काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. बने रहिए चैनल के साथ, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना. काफी फनी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग. ओके, तो इंसान बनने से पहले हम सब क्या थे? हम सब बंदर थे, बराबर. तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मंकीज, बिकॉज मंकीज क्या करते हैं? रस्सी दिखाने की लटक जाते हैं. राइट. दे कीप हॉपिंग फ्रॉम वन रोप टू अनदर. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ मंकी. ओके, तो अभी थर्ड पॉइंट, विल गो टू थर्ड पॉइंट, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, विल टॉक अबाउट टेंशन. मान लो एक रिजिड सपोर्ट है, सीलिंग है, ये मेरी घर की सीलिंग है, यहां से एक रस्सी लटक रही है. ओके, और यहाँ पे हमारे बंदर महाशय आ गए. यहाँ पे हमारे बंदर महाशय आ गए. ठीक है, एक बंदर आ गया. अगर आपने एच सी वर्मा पढ़ी है तो आपको पता है उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स ना बंदरों को लेकर ही है. पता है, एक बंदर आ गया, लटकने लगा इसके ऊपर. ठीक है, मान लो बंदर का जो मास है ना एम है. बंदर का मास कितना है? एम है. और ये केवल और केवल रस्सी से लटक रहा है. केवल और केवल किससे लटक रहा है? रस्सी से. ठीक है, देखो यार क्या बंदर बना है, कितना आर्टिस्टिक हूं ना मैं. यस, एग्जाम में ऐसी चीजें मत बनाना. एग्जाम में खाली सिंपल ऐसे मास बना के आना. ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ आपको. ठीक है बच्चों, समझ गए ना? बाकी तो समझदार को इशारा काफी है. तो बंदर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ उसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है, mg. यस, बंदर का खुद का वेट एक्ट करेगा ना. और ये वेट कौन बैलेंस कर रहा है, कौन झेल रहा है इसका वजन? इसका जो वजन है वो और कोई नहीं बल्कि ये रस्सी झेल रही है ऊपर की तरफ खिंचाव बना के. तो ऊपर की तरफ जो खिंचाव बनेगा, ये जो रस्सी है इससे लटकने के बाद, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? टेंशन. दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? टेंशन. सो टेंशन इन द स्ट्रिंग will be vertically equal to mass into acceleration due to gravity. mg, t is equals to mg. Okay, it is always dependent on what? How much weight has been suspended by the rope. Tension in the string is always dependent on what? How much weight has been suspended by the rope. Okay, जितना ज्यादा वेट लगाऊंगा टेंशन का वैल्यू उतना बढ़ेगा. हर एक रोप की टेंशन की एक वैल्यू होती है. अगर वो वैल्यू के बराबर है तो कोई टेंशन नहीं. समझ रहे हो? हर एक रोप की टेंशन की एक वैल्यू होती है, मतलब एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वेट झेलने की आफ्टर सस्पेंडिंग इट. ओके, सो अगर टी मैक्स वाली जो वैल्यू है ना वो क्रॉस हो गई ना तो प्रॉब्लम होगा. जब तक टी मैक्स के बराबर है या उससे कम है कोई टेंशन नहीं. सो इफ टेंशन इज ग्रेटर देन टी मैक्स देन द रोप ब्रेक्स. ठीक है, फिर क्या होगा? जो रस्सी है वो टूट जाएगी, जो रस्सी है वो ब्रेक हो जाएगी. राइट, फिर बंदर नीचे, फिर बंदर कभी रस्सी पे नहीं चढ़ेगा. गॉट इट? चलो ये हो गया टेंशन की बात. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रीफली एटलीस्ट पता होने चाहिए, इसीलिए मैं एक बार कवर करो, फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे इनके ऊपर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्स एक्सर्टेड बाय. कंटिन्यू विद द फोर्थ पार्ट. देयर वाज लिटिल ग्लिच सो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अगेन. So fourth point is force exerted by a spring. So this also comes under contact force. Okay. स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स.
इसका दूसरा नाम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। गॉट इट? तो रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो एक रिजिड सपोर्ट है आपके पास। लेट्स टॉक अबाउट अ रिजिड सपोर्ट दैट यू हैव। ओके, एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म, देयर इज अ ग्राउंड। ओके, इस ग्राउंड के ऊपर ड्यू टू दिस रिजिड सपोर्ट एक स्प्रिंग अटैच्ड है रिजिड सपोर्ट से, हुक से। देयर इज अ ऑब्जेक्ट, देयर इज दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो देयर आर टू केसेस दैट कैन हैपन विद दिस ऑब्जेक्ट। पहला केस क्या होगा? मान लो कि मैंने स्प्रिंग को क्या किया? स्ट्रेच किया। आई हैव स्ट्रेच्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे खींचा है हमने, तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा, राइट? बट स्प्रिंग का नेचर क्या है? एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करना अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे क्रिएट होगा? ऑपोजिट टू माइनस एक्स, राइट? लेफ्ट की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट था तो राइट की तरफ हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, विच इज गिवन बाय माइनस के एक्स। इट इज गिवन बाय व्हाट? माइनस के एक्स। एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए ऐसे ही सेम सपोर्ट है, सेम सेटअप है। इसके अंदर अभी आपके पास ऑब्जेक्ट है अगेन मीन पोजीशन पे है। ओके, एंड देयर इज अ स्प्रिंग अटैच्ड टू इट, एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ओके, नाउ इन दिस केस यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, यू आर कंप्रेसिंग द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बेसिकली अंदर जाएगा, राइट? अंदर की तरफ कंप्रेशन होगा। सो अगर अंदर की तरफ कंप्रेशन होगा दैट मीन स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड मोर। डिस्प्लेसमेंट अभी किस तरफ है? राइट की तरफ है कि नहीं? पॉजिटिव एक्स राइट की तरफ मीन पोजीशन से। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ। सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। दैट इज हाउ रिस्टोरिंग फोर्स works. Okay, it is always in opposite direction to that of the displacement. Okay, f is directly proportional to negative x. F is directly proportional to negative x. After this we will come to force exerted during collision. Let's talk about force exerted during collision. ठीक है, पांचवा मुद्दा उठाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का पांचवा टॉपिक, दैट इज फोर्स exerted during collision. कोलिजन का मतलब क्या है? टकराना बेसिकली, राइट? कोलिजन का मतलब क्या? अगर दो ऑब्जेक्ट आके एक दूसरे को टकराते हैं तो हम कहते हैं कि कोलाइड हुआ है। ओके, कोलाइड हुआ है। रोहित शेट्टी की मूवीज देखी है, उसके अंदर क्या होता है? कार ए कोलाइड्स विद कार बी। ओके, तो दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरे होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। विल नॉट टॉक अबाउट इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, दोनों में क्या फर्क है। इलास्टिक में बेसिकली शेप बदलते नहीं है, टेम्पररी बदलता है, फिर शेप्स और साइज ऑब्जेक्ट के रिस्टोर होते हैं। मान लो कि दो बाउंसी बॉल्स है, वो छोटे वाले आते हैं ना जिनको जोर से फेंक दोगे रूम के अंदर तो कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत फास्ट मूव होते रहेंगे रूम के अंदर। 2-3 रुपए के आते थे पहले बाउंसी बॉल्स, इतने छोटे वाले, अभी मिलते हैं कि नहीं पता नहीं। सो दैट इज इलास्टिक कोलिजन। क्या वो बॉल का शेप चेंज होता है? नहीं, रबर की छोटी सी बॉल होती है। ओके, तो बॉल का शेप चेंज नहीं होता है। सो दैट इज केस ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। इन इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? कोलिजन के बाद शेप वगैरह सब बदल जाएगा। जैसे दो गाड़ियां अगर टकरा रही है, दो गाड़ियों का फ्रंट टू फ्रंट एक्सीडेंट हो गया जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में होता है, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो विल नॉट टॉक अबाउट रोहित शेट्टी और कार्स, विल टॉक अबाउट फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। फोर्स कैसे एक्ट करता है? चलिए मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा एक छोटा ऑब्जेक्ट है बी। दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। ओके, so when they approach each other after some time they collide. एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, रास्ता तो वन वे है ना भाई, कोलिजन तो होगा, they will collide. तो जब कोलिजन होगा ए के साथ क्या होगा और बी के साथ क्या होगा? ए के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगेगा, थोड़ा सा फोर्स, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको हम नाम देंगे एफ ए बी, विल कॉल इट एफ ए बी। ठीक है, बी के ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना एकदम तगड़ा वाला होगा, दैट विल बी एफ बी ए। सो व्हाट इज एफ ए बी?
एफ ए बी इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, और एफ बी ए क्या होगा? एफ बी ए विल बी फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। देखो इतना कॉमन सेंस तो है, अगर एक मान लो 4 फीट का आदमी 6 फीट के तगड़े इंसान के साथ मारपीट करने जाएगा तो कौन जिंदा वापस आएगा? 6 फीट का आदमी, बराबर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। सो बेसिकली कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अगर मुझे कोई पूछे कि सर दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा यार सिंपल है, एफ बी ए विल बी ग्रेटर देन एफ ए बी ना, बिकॉज ए का साइज देखो, बी का साइज देखो, ए इज डेफिनेटली बिगर देन बी, तो ज्यादा फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? बी। बी के ऊपर एक्सर्ट होगा ज्यादा फोर्स, ए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होगा? ये तो कोलिजन के वक्त हो रहा है, फोर्सेस एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जोरदार धक्के के बाद कुछ ऐसा होगा कि बी बोलेगा चलो भाई हम अपने रास्ते, आप आपके रास्ते। ठीक है, हम अपने रास्ते, आप आपके रास्ते। ए और बी दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। ओके, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द केस ऑफ ए एंड बी। पहले मोशन दोनों के एक दूसरे की तरफ था, दे वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, कोलाइड हुए, फोर्सेस एक्सचेंज हुए। छोटे ऑब्जेक्ट ने बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा सा फोर्स लगाया, बड़े ऑब्जेक्ट ने छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर बड़ा फोर्स लगाया, एंड अल्टीमेटली दोनों अपने अपने रास्ते, दे आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर मोशन इज अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये हो गई बातें अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी एक पॉइंट बाकी है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की मैं बात करता हूँ तो मुझे 3 चीजें याद आती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद आपको देखने मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा होगा भाई? पहला होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे याद नहीं, मैं जरा ब्रीफली बताता हूँ ये क्या है। तो मान लो देयर इज ऑब्जेक्ट ए, इसका मास होगा एम ए। ठीक है, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट बी, इसका मास होगा एम बी। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये न्यूटन बाबा ने निकाली थी हमारे, राइट? न्यूटन बाबा जिसने आपका सिलेबस बढ़ाने में काफी योगदान दिया है, राइट? तो व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? ये फोर्स क्या होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट विल बी गिवन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, राइट? ओके, so this is called gravitational force. It is basically force of attraction between two objects. Force of attraction between two objects. और इसके ऊपर डिपेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड होगा फोर्स। पहली चीज प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दूसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जो वेट हमारे बॉडी के ऊपर लगता है, तो फिजिक्स में कभी भी याद रखना वेट इज ऑलवेज एम जी। ओके, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, तो वेट ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स एंड दैट विल बी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी जो अर्थ के ऊपर लगती है ना, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज डिफरेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ। देखो अर्थ के कंपैरिजन में आप कुछ भी नहीं हो। अर्थ का वेट कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, उसके कंपैरिजन में आप बहुत छोटे हो। ओके, सो ऑफकोर्स अर्थ आपको पास में ज्यादा खींचेगा, बिकॉज उतना बड़ा मैग्नीट्यूड है वेट का, मास का, रेडियस का। सही बात है। सो दिस वॉज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की आगे की चीज है। सेकेंड मुद्दा, अगले मुद्दे पे चलते हैं भाई, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अरे बचपन ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बीता है। इसके लिए सबसे क्लासिक एग्जांपल है, मान लो आपके पास एक फोम है, मान लो आपके पास एक फोम है, कंघी है, ठीक है। उस कंघी को ना, प्लास्टिक की कंघी होती है राइट, उसको अपने बालों में जोर से रब करना, बालों में जरा रब करना, या फिर कोम होने के बाद क्या करना होता है, पीसेस ऑफ पेपर डेस्क के ऊपर रख देना। सो मान लो ये पीसेस ऑफ पेपर है, अलग अलग टाइप के टुकड़े हैं पेपर के, तो इसमें से कुछ पीसेस ऑफ पेपर ना अट्रैक्ट होंगे कोम को, विल स्टार्ट डांसिंग, कोम को अट्रैक्ट होंगे राइट। अब हम लोग ये स्केल से भी करते थे, स्केल लेना पेपर का, प्लास्टिक का, रब करो अपने सर पे, और नीचे जो पीसेस ऑफ पेपर होगा ना उसके ऊपर घुमा के देखना, पीसेस ऑफ पेपर चिपकने लगते हैं स्केल को। दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता कैसे है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता कैसे है, व्हेन देयर आर टू लाइक चार्जेस और टू अनलाइक चार्जेस, ओके। सो अगर वहां पे टू लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, कभी भी याद रखना, टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ओके, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैग्नेट का रूल है, मैग्नेटिक रूल है ये अपना, याद है, लॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूल्स में भी था ये, लास्ट या नाइन्थ में, ठीक है। सो टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और जो दो अनलाइक चार्जेस होते हैं ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बराबर, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, गॉट इट। मतलब सिंपल है, नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसी जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो फिर भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैग्नेट के साथ आपने देखा होगा, दो बार मैग्नेट ले लेना, शॉप में मिलता है, लेके आप घर पे टाइम पास कर सकते हो उसके साथ, जो प्लस वाले पोल्स है उनको पास में लाओ, दूर हो जाएंगे दोनों अपने आप, राइट, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन देम। दैट इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमेशा याद रखना चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, एक पॉइंट नोट कर लेना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप इट्स क्लियर। सबसे क्लासिक एग्जांपल दिया आपको कंघे का और पेपर का, घर पे भी करके देख सकते हो। जिन्होंने घर पे ट्राई किया ना, कमेंट सेक्शन में डालना कंघी, टाइप करना कंघी, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया, अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। वैसे तो करते हैं सब लोग, तो डाल दो, कमेंट कर दो। चलो अगले वाले पे चलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो होती है ना, बुलेट ट्रेन जो होती है, ये बेस्ड होती है मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर, एंड दैट्स द रीजन दे आर एबल टू मूव सो फास्ट। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स का हमें पता ही नहीं चलता तो बुलेट ट्रेन नहीं मिलती, मोदी जी का अहमदाबाद तो मुंबई वाला सपना पूरा नहीं होता, है कि नहीं। सो मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का भी वही वही लॉजिक है बेसिकली, ओके। टू लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओ सॉरी, रिपेल ईच अदर, टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मतलब अगर मैं बार मैग्नेट का पॉजिटिव वाला हिस्सा आमने सामने रखूंगा तो क्या होगा, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, गॉट इट। और उसी जगह पे अगला पॉइंट, दो अनलाइक पोल्स रहेंगे तो क्या होगा, टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, टू अनलाइक पोल्स दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव अगर पास में लेके आओ तो ये तो चिपक जाएंगे, ठीक है, ये तो चिपक जाएंगे, isn't it? तो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपोजिट पोलैरिटी होगी मैग्नेट में तो अट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं अट्रैक्ट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल बातें हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, वो भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करूंगा। हमारी यूट्यूब की अगली क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू होगा, तो ये टॉपिक आज खत्म करके ही बंद करेंगे वीडियो को, ठीक है।
अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, अच्छा लगेगा मुझे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबाओ, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के ग्रुप पे वगैरह शेयर कर देना, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सेल्फिश मत होना। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहली चीज, हमने 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, तो हमने अभी तक 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की। उसमें से नेचुरल फोर्स कौन सा है? उसमें से जो नेचुरल फोर्स है, नेचर के ऊपर है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप मिमिक नहीं कर सकते, आप खुद से डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स बाय लॉ ऑफ नेचर। ओके, और ऐसे दो लॉ जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। एक सेकेंड, नेचुरली अट्रैक्टिव, आई मीन नेचुरली अट्रैक्टिव। सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कभी रिपेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्लेनेट पे खड़े और रिपेल कर दिया सीधा बाहर एटमॉस्फेयर के, वैसा नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिंग फोर्स। लेकिन बाकी के जो दो फोर्सेज है, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, उसमें दोनों चलता है, रिपल्शन भी चलता है, अट्रैक्टिव भी चलता है, राइट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज magnetic force, as well as magnetic force, they are of both nature, they are of attractive nature as well as repulsive nature। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने मिमिक किया हुआ है, इंसानों ने बनाया। मैग्नेटिक फोर्स को भी हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। जो ग्रेविटी अर्थ की है वो बना सकते हो क्या? नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है अपने इसका क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द separation between two objects, separation between two objects। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ए है दूसरा बी है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो दैट इज आर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम will be very weak if r is too large, right? So f is inversely proportional to r square, ये मैंने बताया था। अभी सिंपल समझ लो कि अगर ये डिस्टेंस डबल हुआ तो क्या होगा? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये डबल हो गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2r हो गया, तो एफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अभी 2r स्क्वायर होगा ना बच्चों, तो दैट विल गिव यू एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर, राइट? 2 का भी स्क्वायर होगा। तो जो ओरिजिनल फोर्स था उसके कंपैरिजन में क्या मैं कह सकता हूँ, अभी जो फोर्स मिला है वो 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, राइट? मतलब 25% हो गया ना, 25% हो गया ऑफ द ओरिजिनल, बिकॉज डिस्टेंस डबल हुआ है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्क्वायर अप होके डिनोमिनेटर में डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एंड दैट्स व्हाई फोर्स विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। स्क्वायर का पावर है ये, स्क्वायर की वजह से अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो 25% बन रहा है ओरिजिनल फोर्स का। अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा तो 1/16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा, समझ रहे हो? सो इट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जितना कम सेपरेशन उतना अच्छा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। गॉट इट? सो दैट्स ऑल। आज की क्लास में जो जो चीजें हमने कवर करनी थी वो सारी कर ली। आपको अभी एक काम करना है, आपके पास सेलिना बुक होगी आईसीएससी के लिए, अरुणदीप होगी या अरियंत होगी, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू रिफर। सारे बुक्स में इनके बारे में लिखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर यू स्लीप टुडे, एक बार रिवाइज करके सोना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ओके, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को,
अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैथमेटिकल चीजें होगी। आज का लेक्चर काफी थियोरेटिकल था, मुझे भी पता है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।